हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ मेटामेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो मेटामेरिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ, तो उसके ऊपर कुछ चार पांच थियरीज हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और थियरीज पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मेटामेरिज्म के बारे में देखो, कुछ भी कोई भी थियोरी ऐसी नहीं है कि मतलब फुली सपोर्ट करे। ठीक है। बट ये है कि हम लोकोमोटिव थियरी को थोड़ा सा मान लेते हैं कि वो उसके सपोर्ट में, बट ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। तो वो अभी मैं सारी थियरीज आपको बताऊंगा धीरे धीरे। तो थियरीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेटामेरिज्म का पार्ट 2 है ये। और ओवरऑल एनालीडा का लेक्चर नंबर 3 है। वैसे तो हमारा जो नॉन कोऑर्डिनेट है वो अब थोड़ा सा, बस आपका एक एनालीड बचा है, देन आपका आर्थ्रोपोड, मोलस्का, देन आपका एक हाइनोडर्मेटा। तो अभी 4 फाइलम और बच रही, बड़ी फाइलम है, बट कोई नहीं, सब हो जाएगा। और अगर आपको कनेक्ट करना है तो कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ये चैनल का लिंक है। ठीक है। ये इंस्टाग्राम की आईडी है, मेल आईडी है। तो जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं अपना किसी भी तरह का, कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। तो चलो फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं अपना। हेडिंग देंगे थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ मेटामेरिज्म। ठीक है। मेटामेरिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ, आज के लेक्चर में हम ये देख लेते हैं। ठीक है। ये सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, एक बार तो वॉइस ही नहीं आई। ठीक है। तो अब सेकंड टाइम में आई होप वॉइस आ जाए। ठीक है। चलो, तो जो थियरीज होती हैं ओरिजिन की, मेटामेरिज्म की, तो वो मैं आपको कुछ थियरीज बताऊंगा और लास्ट में आपकी सिग्निफिकेंस भी बता दूंगा। सिग्निफिकेंस कि क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है। चलो, तो कुछ थियरीज के नाम मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी थियरीज है। देखो, ऐसे तो एग्जैक्ट कोई थियरी नहीं है जो मेटामेरिज्म के ओरिजिन को हमें बता सके। ठीक है। बट जो कुछ थियरीज है हमें वो पढ़ लेते हैं। सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी जो एक लास्ट में एक जो थियरी है जो थोड़ा ज़्यादा क्लोज है इस मेटामेरिज्म को सपोर्ट करने में, वो मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे कुछ थियरीज मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें आ गई एक फिजन थियरी। फिजन थियरी, ये वही बाइनरी फिजन वाली फिजन है। ठीक है। एक आएगी आपकी सीडो मेटामेरिज्म थियरी। सीडो मेटामेरिज्म थियरी। ठीक है। एक आएगी आपकी ये क्या बोलते हैं, लोकोमोटरी थियरी। लोकोमोटरी थियरी। एक आएगी आपकी एम्ब्रायोलॉजिकल थियरी। एम्ब्रायोलॉजिकल थियरी, मतलब ये कोई थियरी नहीं है, बस एक लाइन में बताऊंगा क्या है। और एक लास्ट में आपकी आएगी साइक्लोमेरिज्म थियरी। साइक्लोमेरिज्म थियरी। ठीक है। तो इस तरह से 4 थियरीज हैं, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। और बस आपको मेन कंसेप्ट आपका ये होना कि समझ में आ जाना चाहिए एक बार में समझाने के मेरे, कि क्या थियरी क्या कहती है, उसके ऊपर कहानी भरने का काम आपको आ जाएगा। बट जो मेन मुद्दा है इस कहानी का, मतलब मेन क्या कहना चाह रही है थियरी, वो आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने की। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजन थियरी। फिजन थियरी। तो फिजन थियरी जैसे नाम से समझ में आ रहा है, तो आपने जैसे फिजन पढ़ा होगा, तो फिजन बाइनरी फिजन पढ़ा अमीबा में। तो जो अमीबा होता है जब डिवाइड करता है तो अपने आप को इलोंगेट कर लेता है, 2 न्यूक्लियाई होते हैं, बीच में से आपका टूट के 2 इंडिविजुअल अमीबा में आपका ग्रो कर जाता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। उसी तरह प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है। तो फिजन का मतलब होता है कि अपनी खुद की बॉडी में सेगमेंट क्रिएट करना, फिर उस सेगमेंट से एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को वो करा देना, ग्रो कराना। सो दैट इज फिजन। बाइनरी फिजन तो मतलब 2, मल्टीपल फिजन मतलब 2 से ज़्यादा। तो ये थियरी कहती है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लो प्लेटीहेलमिन्थेस है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो जो ऑर्गेनिज्म है उसने अपने अंदर मेटामेरिज्म कैसे डेवलप करा। तो उसने बोला कि ये जो ऑर्गेनिज्म था, इसने अपनी बॉडी एक्सिस के अलोंग, एक्सिस या तो ये ऐसे ऐसे होगा, अगर ऑर्गेनिज्म ऐसे पड़ा तो एक्सिस आपकी ये होगी, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, है ना। तो इसने बोला कि अपनी एक्सिस के अलोंग इसने ट्रांसफर फिजन करा। ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ से इसने फिजन करा, मतलब इसी तरह से जो ऑर्गेनिज्म थी, एक सेल जो यहाँ पे थी वो डिवाइड करके 2 बन गई। ठीक है। तो इस तरह से इसने अपने आप का फिजन करा, और इस फिजन को करने के बाद इसने इंडिविजुअल को अलग नहीं करा। ठीक है। मतलब एक नया इंडिविजुअल नहीं दिया इसको, इसने बोला सब इंडिविजुअल। क्या बोला? सब इंडिविजुअल। क्योंकि ये इंडिविजुअल अलग नहीं हुआ, फिर इसने बोला ऐसे ही बहुत सारे सब इंडिविजुअल मिलके एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं, लाइट चली गई, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है ये कुछ नहीं है, बस फिजन का ही रिजल्ट है। ठीक है। मल्टीपल फिजन्स हुए, और उन मल्टीपल फिजन होने के बाद आपका जो ये फिजन होने का जो इंडिविजुअल बन सकता था, वो इंडिविजुअल ना बन के वो सब इंडिविजुअल रह गया, और इन सारे सब इंडिविजुअल ने मिलकर आपका एक पूरा सेगमेंटेशन क्रिएट कर दिया। सो दैट इज फिजन थियरी। सिंपल सी लाइन में समझ गए। ठीक है। इसकी एक डायग्राम देख लो, फिर मैं आपको लिखा देता हूँ। तो फिजन वाली डायग्राम में आप देख लो कि ये एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। तो इसमें अपनी ट्रांसफर एक्सिस के अलोंग डिवीजन हुआ। ठीक है। फिजन हुआ इसमें, तो फिजन हो गए, 2 ऑर्गेनिज्म बन गए। बट ये सेपरेट नहीं हुए, ये साथ के साथ में जुड़े रहे,
और फिर इसमें फर्दर डिवीजन हुआ तो ये 3 बन गए, फिर फर्दर डिवीजन होते होते ऐसे ही बहुत सारे इंडिविजुअल बने। तो इन हर एक इंडिविजुअल को हम सब इंडिविजुअल बोल रहे हैं क्योंकि ये अलग नहीं है। फिर ये सारे सब इंडिविजुअल मिलके आपका एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पर हर एक जो सब इंडिविजुअल है वो एक मेटामेयर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका एक्सप्लेन कर रही है फिजन थियरी। समझ गए, सिंपल है। तो देख लिया आपने, अब लिख लेते हैं इसको। से अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी मेटामेरिज्म is derived from नॉन सेगमेंटेड एंसेस्टर। ठीक है, मेनली प्लेटिहेल्मिन्थेस जो है, विच माइट हैव अंडरगोन ट्रांसवर्स फिजन, ट्रांसवर्स फिजन रिपीटेडली to develop मेटामेरिज्म। ठीक है भाई, और एक पॉइंट ये भी लिख लो कि दीज सब इंडिविजुअल्स इंटीग्रेटेड। सो एक अगले पेज पे लिखता हूँ, तो एक पॉइंट लिख लो कि दीज सब इंडिविजुअल्स इंटीग्रेटेड मॉर्फोलॉजिकली and physiologically into one complex individual। ठीक है, और वो भी कौन सा, सेगमेंटेड। अभी अब ये सेगमेंटेड हो गया। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि ड्रॉबैक क्या होगा इसका, तो ड्रॉबैक यही होगा कि जो फिजन होता है, तो फिजन कभी भी आपका सब इंडिविजुअल नहीं देता, वो एक अलग इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, और उसकी वजह से आपका ये इसका ड्रॉबैक में लिख सकता हो। तो लिख दो ड्रॉबैक में कि फिजन गिव राइज टू सेपरेट इंडिविजुअल but they will not unite together to form a metameric individual। ठीक है, तो ये आप ड्रॉबैक में लिख सकते हो। तो इसके बाद आपकी सेकेंड वाली सीडो मेटामेरिज्म लिख लो, सीडो मेटामेरिज्म थ्योरी। ठीक है, अच्छा वो आपने फिजन थ्योरी में अगर ना लिखा हो कि किसने प्रपोज करी थी, तो वो आप लिख लेना कि फिजन थ्योरी वॉज, अगर आपने फिजन थ्योरी में नहीं लिखा हो तो वहाँ पे लिख लेना इट वॉज प्रपोज बाय पेरियर। ठीक है, पहली लाइन में लिख लेना प्रपोज बाय पेरियर। ठीक है, सो ये आप वहाँ पे ऐड कर लेना। देन सीडो मेटामेरिज्म थ्योरी आपकी दी थी हाइमन एंड गुडरिच ने, इट वॉज प्रपोज बाय हाइमन एंड गुडरिच। ठीक है भाई, सो हाइमन एंड गुडरिच ने दी थी। सो हाइमन एंड गुडरिच ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि सीडो मेटामेरिज्म जो है आपका, सीडो मेटामेर 2 बार मेटा गया, सीडो मेटामेरिज्म जो है आपका, ये सबसे पहले टर्बेलेरियंस में देखने को मिला था। इन्होंने बोला ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म जैसे प्लेटिहेल्मिन्थेस थे। ठीक है, सो प्लेटिहेल्मिन्थेस जो थे, जो प्लेटिहेल्मिन्थेस हैं आपकी, ये एसिलोमेट है और अनसेगमेंटेड है। ठीक है, एसिलोमेट है और अनसेगमेंटेड है। तो ये थियरी बोलती है कि जो ऑर्गेनिज्म अनसेगमेंटेड थे और एसिलोमेट थे, इनमें क्या हुआ कि कुछ बॉडी ऑर्गन्स का रिपीटेशन होने लगा। ठीक है, मतलब जैसे ब्लड वेसल्स है ना, उसके अलावा नेफ्रीडिया है, उसके अलावा आपका नर्व्स है। ठीक है, तो इन सब ऑर्गन्स का जो है इसमें रिपीटेशन होने लगा। अब इन रिपीटेशन की वजह से एक सेकेंडरी एडेप्टेशन इसमें डेवलप हुई, और उस सेकेंडरी एडेप्टेशन की वजह से आपका सेप्टा का फॉर्मेशन होने लगा, और इस सेप्टा की वजह से आपका मेटामेरिज्म ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गया। सो सिंपल है। सो जो प्लेटिहेल्मिन्थेस थे, जो एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म थे, उसमें कुछ ऑर्गन्स का जैसे ब्लड वेसल हो गया, नेफ्रीडिया हो गया, नर्व्स हो गया, इन सब का रिपीटेशन हुआ, और रिपीटेशन होने की वजह से इसके अंदर बॉडी के अंदर वो रिपीटेड फॉर्म में प्रेजेंट होने लगे। फिर उस रिपीटेशन की सेकेंडरी एडेप्टेशन की वजह से, ठीक है, सेकेंडरी एडेप्टेशन की वजह से उनके बीच में फिर सेप्टा का फॉर्मेशन होने लगा, और उन सेप्टा के फॉर्मेशन की वजह से आपका फिर फाइनली मेटामेरिज्म डेवलप हुआ। तो ये सेप्टा का फॉर्मेशन आपका जाके हुआ एनालिडा में। सो आपका प्लेटिहेल्मिन्थेस से एनालिडा तक आते आते मेटामेरिज्म हो गया। सो दैट इज स्यूडो मेटामेरिज्म थियरी। समझ गए? तो बस इसी को आपको 2 लाइन में लिखवा देता हूँ। तो लिखेंगे कि दिस थियरी postulates that the metamerism evolved
सेकेंडरीली, ठीक है, ये सेकेंडरीली, ये वाला सेकेंडरीली एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेशन ऑफ body parts whose ancestor was acoelomate and unsegmented। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो इस तरह से आपका ये मेटामेरिज्म जो है वो इवॉल्व हुआ, समझ गए। तो सिंपल सी लाइन में मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है वो आपके सिलोम के इवोल्यूशन के साथ लिंक्ड हो गई, क्योंकि ये सिलोमेट थे, तो जैसे जैसे सिलोम ऑर्गेनिज्म में सिलोमेट आया, सिलोम का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे ही आपका इनका भी सेप्टा का फॉर्मेशन हो गया, फिर उसमें सिलोमिक फ्लूइड का डेवलपमेंट हो गया, है ना। और ये सब चीज़ें आप देख सकते हो जो एनालिडा का डेवलपमेंट होता है, जैसे उसमें एनालिडा का लार्वल डेवलपमेट हो या अडल्ट स्टेज का डेवलपमेंट हो, तो उसमें देखने को मिलता है क्लियर कि हाँ ऐसे ही हुआ होगा। सबसे पहले कुछ ब्लड बॉडी पार्ट्स होंगे, जैसे ब्लड वेसल, नेफ्रिडियन नर्व्स, इन सब का रिपीटेशन होगा, और फिर इसके बाद आपका सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ये जो रिपीटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स में आप यहाँ लिख सकते हो ब्लड वेसल्स, नेफ्रीडिया, है ना, नर्व्स, ये सब लिख सकते हो। तो एक लाइन जो मैंने आपको बोली वो मैं आपको अगले पेज पे लिखा देता हूँ। तो ये पॉइंट आप लिख लेना कि दिस टाइप ऑफ सीडोमेटामेरिज्म की बात हो रही है, दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेटामेरिज्म इज सीन इन सम लार्वल फॉर्म्स एंड adults of some annelida। ठीक है भाई, तो ये इस तरह से आपका हो गया सीडोमेटामेरिज्म। देन उसके बाद आपकी अगली थ्योरी लिखते हैं लोकोमोटरी थ्योरी। थर्ड इज, पहले एम्ब्रायोलॉजिकल लिख लो, एम्ब्रायोलॉजिकल थ्योरी। तो ये थ्योरी कहती है कि जो ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, जब इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या हुआ, जो एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम होती है ना, तो जो मीजोडम थी आपकी, इस पर कुछ स्ट्रेस पड़ा, ठीक है, कुछ भी स्ट्रेस हो सकता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, किसी भी तरह का स्ट्रेस पड़ा, और इस स्ट्रेस की वजह से ये जो मीजोडम थी इसमें फ्रेगमेंटेशन हो गया। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होने की वजह से फिर आपका सेप्टा जो सेगमेंट्स हैं उसका फॉर्मेशन हो गया, और इसी तरह से आपका मेटामेरिज्म देखने को मिला। सो दैट इज एम्ब्रायोलॉजिकल थ्योरी, ये मैं लिख देता हूँ। तो मैंने लिख दिया आपका कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ड्यू टू सम स्ट्रेस इन द मेसोडर्म कॉज्ड फ्रेगमेंटेशन दैट डेवलप इनटू मेटामेयर्स। ठीक है, सो दैट इज एम्ब्रायोलॉजिकल। नेक्स्ट है आपकी लोकोमोटरी थियरी, लोकोमोटरी थियरी। ठीक है, ये दी थी आपकी क्लार्क ने, सो इट वॉज प्रपोज्ड बाय क्लार्क। देखो नाम से समझ में आ रहा है, लोकोमोटरी थियरी मतलब लोकोमोशन से रिलेटेड होगा। तो ये थियरी बेसिकली एक एडेप्टेशन है लोकोमोशन के लिए। ठीक है, ये थियरी एक्सप्लेन करती है कि जो मेटामेरिज्म है आपका वो क्यों हुआ होगा ऑर्गेनिज्म में। तो वो ऑर्गेनिज्म में इसलिए हुआ होगा क्योंकि ऑर्गेनिज्म को लोकोमोशन में हेल्प करने के लिए सेगमेंटेशन हुआ है उसकी बॉडी में मेटामेरिज्म उसके लोकोमोशन को सपोर्ट करने के लिए हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको दो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। एक एनालिडा का एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो जो एनालिड्स होते हैं ये बेसिकली आपके बोरोइंग मतलब मिट्टी में अंदर धंसते हैं ना धीरे धीरे, सो बोरो करते हैं। सो बोरोइंग में ये आपके पेरिस्टाल्टिक लोकोमोशन शो करते हैं, पेरिस्टाल्टिक लोकोमोशन। तो इस तरह से, तो इनको सपोर्ट करने के लिए, और दूसरा आपका कोर्डेटा में मैं आपको समझाऊंगा। कोर्डेट में आपका क्या है, कोर्डेट में एंड्यूलेटरी मूवमेंट मतलब इस तरह से जो बॉडी है ना ऐसे ऐसे चलते हैं, जैसे आपने सांप को देखा होगा चलते हुए। सो एंड्यूलेटरी मूवमेंट ऐसे 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 आपको चलता है। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जैसे आपने अर्थवॉर्म को देखा तो वो कैसे चलता है, वो ऐसे चलता है, पहले अपनी बॉडी को थोड़ा सिकुड़ेगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपका ऐसे चलेगा, ऐसे। ठीक है, सो दैट इज पेरिस्टाल्टिक। समझ लो, जो पेरिस्टाल्सिस आपकी ईसोफेगस में होता है ना, धीरे धीरे ऐसे 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 होता हुआ, सो वो आपका पेरिस्टाल्टिक हो गया। तो ये थियरी बोलती है कि जैसे अगर जो ये ऑर्गेनिज्म है इसमें जो सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसमें जो सिलोमिक फ्लूइड भरा है, तो अगर ये सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होता तो ये जो सिलोमिक फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है सिलोम में, तो ये पूरा का पूरा एक साथ आगे पीछे होता, तो उसकी वजह से इसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होना पॉसिबल नहीं था। तो अभी क्या होता है कि जिस सेगमेंट को ये कॉन्ट्रैक्ट करता तो उसी में जो सिलोमिक फ्लूइड भरा हुआ है बस वही मूव करता है, और उसकी वजह से एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है जिसकी वजह से ये आपका मूवमेंट करता है। या बरोइंग की अगर हम बात करें तो इसके पास कोई बोन वोन तो है नहीं जो मिट्टी खोद दे गए, तो बोलता है कि उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो कंपार्टमेंट्स होती हैं इसमें जो फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड आपका एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट कराता है इसके हेड के पास, ताकि ये अपने हेड से मिट्टी के अंदर गड्ढा खोद सकता है। ठीक है, तो बरोइंग में उसमें हेल्प हो जाएगी। तो बस इसी तरह से आपके समझाती है थियरी, लोकोमोटरी थियरी।
तो जो मैंने आपको बोला वही आपको लिख लेना। तो लिखेंगे कि दिस थियोरी proposes that metamerism evolved as an adaptation to locomotion। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप एनालिडा का लिखेंगे पहले, इन एनालिडा। मैं अगले पेज पे लिख के दिखाता हूँ। तो लिखेंगे इन एनालिडा मेटामेरिज्म evolved as an adaptation to the peristaltic movement and for borrowing। ठीक है भाई। और इसमें अगर और डिटेल में आपको समझाना जाके तो वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाला पॉइंट आप समझा देना, कि ऐसे लिख लो कि मतलब ये चीज़ें कैसे एक्सप्लेन करें। तो आप लिख सकते हो कि विद द डेवलपमेंट ऑफ कंपार्टमेंटेड सिलोम द फ्लूइड प्रेशर मीन कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर region of the body and it does not affect the whole body। ठीक है भाई, मतलब अगर ऐसे मूवमेंट हो रहा है तो इस वाले पार्ट में ही इफेक्ट आएगा, इस वाले पार्ट में ही इफेक्ट आएगा, पूरी बॉडी पे नहीं आएगा। ठीक है, तो वही मतलब ऐसे चलना है, तो जिस पार्ट का वो यूज़ कर रहा है उसी पार्ट में आपको इफेक्ट आएगा, समझ रहे हो। तो ये आपका हेल्प करेगा उसको अलोंग दी एक्सिस मूव करने के लिए। और भी इसमें डिटेल में लिखा जा सकता है हाइड्रोलिक स्केलेटन के ऊपर। ठीक है, तो वो सब मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, बस थियोरी में जितना समझना उतना समझ लो। तो ये हो गया एनालिडा में। और इसी तरह से आपका कोडेट में भी लिख लो कि इन कोडेटा मेटामेरिज्म इज एसोसिएटेड विद द स्विमिंग एंड अंडुलेटरी मूवमेंट। ठीक है भाई, तो ऐसे आपका हो गया। तो बस इस तरह से आपकी जो ये हमारी लोकोमोटरी थियोरी थी वो हो गई। देन नेक्स्ट आपका मैं आपको साइक्लोमेरिज्म थियोरी और बता देता हूँ। तो नेक्स्ट है हमारी साइक्लोमेरिज्म थियोरी। ठीक है, तो ये थियोरी प्रपोज करी थी सेजविक ने। इट वॉज प्रपोज्ड बाय सेजविक। ठीक है भाई। और इसने क्या एक्सप्लेन करा है, इसने ये एक्सप्लेन करा कि जो मेटामेरिज्म है वो कैसे आया होगा, प्रॉपर उसका इवोल्यूशन देने की कोशिश करी। तो इसने बोला कि जो सबसे पहले जो साइक्लोमेरिज्म थ्योरी में इवोल्यूशन हुआ था मेटामेरिज्म का, वो आपका लेके गया वो सीलेंट्रेट्स के पास। सीलेंट्रेट्स। ठीक है, तो सीलेंट्रेट्स में सबसे पहले जो गैस्ट्रिक पाउच होते हैं, जो एंट्रोसीलस सिलोम फॉर्मेशन होता है। तो अच्छा, एक काम करो, सिलोम वाला लेक्चर देख लो पहले एक बार, तो थोड़ा सा पुराने उससे। और मैं आपको एक काम करता हूँ, डायग्राम में पहले मैं आपको ये पूरा समझाता हूँ, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा इसी वे में। ठीक है, तो एक काम करो, पहले डायग्राम देखो एक इसकी। तो ये आपका साइक्लोमेरिज्म थ्योरी एक्सप्लेन की है। तो साइक्लोमेरिज्म थ्योरी बेसिकली है क्या, तो ये थ्योरी बोलती है कि जो मेटामेरिज्म हो रहा है वो बेसिकली कोऑर्डिनेट में जो जाके फाइनली कोऑर्डिनेट में जाके जो हो रहा है वो आपका इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनका अरेंजमेंट जो है ना वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अरेंजमेंट हो जाए, समझ रहे हो। मतलब दिस थियरी स्टेट्स दैट द मेटामेरिज्म इन कोऑर्डिनेट्स इवॉल्व फॉर बेटर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स इन सिलोम। ठीक है, तो जो सिलोमिक कैविटी है उसमें ऑर्गन का अरेंजमेंट अच्छे तरीके से हो जाए, इसलिए आपका ये मेटामेरिज्म हुआ है। ठीक है, अब ये थियरी कहती क्या है, तो ये थियरी कहती है कि जो एंथोजोन्स थे, एंथोजोन याद करो हमने सिलेंट्रेट में पढ़ा था, तो एंथ्रोजोन के पास गैस्ट्रिक पाउच थे। आपको एंट्रोसिलस सिलोमिक थियरी जो है वो मैंने आपको जब पढ़ाई थी तो मैंने आपको बोला गैस्ट्रिक पाउच का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये थियरी कहती है कि 4 गैस्ट्रिक पाउच का फॉर्मेशन हुआ, एंट्रोसिलस पाउचेज जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक पाउच है, तो 4 गैस्ट्रिक पाउच एंथ्रोजोन में बने। ठीक है भाई। अब इसमें से क्या हुआ, जो 2 गैस्ट्रिक पाउच थे उनका फर्दर डेवलपमेंट हुआ, और फर्दर डेवलपमेंट होकर आपके वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गए। 3 पार्ट में डिवाइड हो गए। ठीक है, तो 3 पार्ट में जो डिवाइड हुए तो सबसे एंटीरियर वाले को बोल दिया हमने प्रोटोसील, तो ये प्रोटोसील हो गया। लेटरल वाले को हमने बोल दिया मीजोसील। ठीक है, और जो पोस्टीरियर वाला है ये वाला, इसको हमने बोल दिया आपका मेटासील।
ठीक है। तो प्रोटोसील, मीजोसील एंड मेटासील। फिर ये फर्दर थियरी बोलती है कि ये जो मतलब ये जो अरेंजमेंट हुआ वो एक लीनियर फैशन में अरेंज होगा ये, और अरेंज होने के बाद ये जब तीन पेयर ऑफ सिलोमिक कैविटी में डिवाइड हुए तो ये तीन सिलोमिक कैविटी प्रोटोसील, मीजोसील और मेटासील बनी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो प्रोटोसील थी ये आपका लॉस कर गई, और जो मीजोसील थी ये भी आपका लॉस कर गई, ठीक है। तो सेंटर में तो गट का फॉर्मेशन चल रहा है। याद करो जब हमने ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद जो ब्लास्टोसील और गैस्ट्रोसील के बाद का ये स्टेज है, गैस्ट्रोसील में जो गैस्ट्रोडम का फॉर्मेशन हो रहा था उसके बाद ये आपका कैसे फॉर्मेशन हो रहा था उसके बाद की स्टेज है। तो ये आपका मीजोसील आपका डिसअपेयर हो जाएगा, प्रोटोसील आपका डिसअपेयर हो जाएगा, बचेगा आपका सिर्फ मेटासील, ठीक है। तो एंटीरियर पाउच इसको हम बोल रहे हैं। तो ये देखो ये डिसअपेयर हो रहा है, डॉट डॉट लाइन मतलब डिसअपेयर, ये डॉट डॉट लाइन ये लेटरल वाला ये भी डिसअपेयर हो रहा है। सो लॉस ऑफ प्रोटोसील एंड मेटासील। बचा आपका ये कौन सा था आपका, ये था आपका मेटासील। तो ये जो मेटासील था यही आपका पूरी बॉडी में सिलोमिक कैविटी में पूरा अरेंज हो जाएगा, और इसमें जब अरेंज होने लगेगा तो इस मेटासील में बडिंग होने लग जाएगी, और इसकी बडिंग को देखते हुए जो बॉडी है वो भी अडेप्ट करेगी, और बॉडी में भी आपका ऐसे छोटा एक्टोडम इन्वेजिनेशन देखने को मिलेगा, छोटा छोटा। और फाइनली फिर क्या होगा आपका एक प्रॉपर जब ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा तो ये जो सिलोम थी आपकी ये इसके साथ साथ दिखेगा आपका प्रॉपर मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी मेटामेयर्स। तो इस तरह से जो है आपका जो एनालीड का फॉर्मेशन हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ। तो लेके आपका सिलेंट्रेट से कैसे आपका एनालीड्स तक फॉर्मेशन हो रहा है ये आपका दिखाना चाह रही है ये साइक्लोमेरिज्म थ्योरी, समझ गए। तो सिंपल वे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका 4 गैस्ट्रिक पाउच थे, 4 में से 2 का डेवलपमेंट हुआ, 2 आपके लॉस कर गए। उन 2 में भी आपका प्रोटोसील, मीजोसील और मेटासील का फॉर्मेशन हुआ, 3 पेयर बनाए इन्होंने, 3 पेयर ऑफ सिलोमिक कैविटी। उसमें से भी प्रोटोसील और मीजोसील लॉस कर गई, बची मेटासील आपकी फर्दर डेवलप हुई, उसमें बडिंग हुई, बडिंग होने के बाद आपकी प्राइमरी मेटामेयर्स बना दिया, और यहाँ तक ऑर्गेनिज्म अनसेगमेंटेड था, और यहाँ पर आते आते ऑर्गेनिज्म में सेगमेंटेशन देखने को मिला, तो मेटामेरिज्म आपका कंप्लीट हो गया। तो ये कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर रही है, समझ गए। चलो अब मैं इसको लिखवा देता हूँ। तो डायग्राम देख लिया आपने, अब लिखेंगे कि दिस थियरी इज द corollary of the enterocoelous theory of सिलोम origin, ठीक है। तो जो जैसे सिलोम का फॉर्मेशन जब हो रहा था तो उसी टाइम पे वो इसी के साथ अपना लिंक बिठा दिया, ठीक है। तो अब कैसे कि इट एज्यूम्ड दैट, ये प्रॉपर इंग्लिश में आप लिख लेना, मैं समझा देता हूँ कि जो गैस्ट्रिक पाउचेस थे आपके, गैस्ट्रिक पाउचेस का फॉर्मेशन हुआ आपका किस में, एंथोजोन सिलेंट्रेट्स, ठीक है भाई। तो एंथोजोन सिलेंट्रेट्स में गैस्ट्रिक पाउच का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। वो 4 जो आपने देखे, तो ऐसे आपका गट था सेंटर में और ये 4 पाउच आपके फॉर्म हो गए। अब ये आपके अरेंज हो गए फिर एक लीनियर फैशन में। सो दीज गैस्ट्रिक पाउचेस आर अरेंज्ड इन लीनियर फैशन, ठीक है। डायग्राम में आपने देख लिया लीनियर फैशन में अरेंज हुए और फिर ट्रांसफॉर्म हो गए सिलोमिक पाउच में। सो दीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिलोमिक पाउचेस। मतलब ये थियरी क्या कहना चाह रही है, बेसिकली ये थियरी कह रही है कि सिलोम फॉर्मेशन जब हो रहा था तो उसी से आपका मेटामेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म इनटू सिलोमिक पाउचेस, ठीक है। तो सिलोमिक पाउचेस में आपके वो ट्रांसफॉर्म हो गए। और सबसे पहले क्या किया कि 4 गैस्ट्रिक पाउचेस थे इनके पास, 4 गैस्ट्रिक पाउचेस। इसमें से क्या हुआ, फर्दर डिवीजन हुआ इनका, और डिवीजन हो गया, इसमें से जो 2 पाउच थे आपके उनका फर्दर डिवीजन हुआ, और इन 2 पाउचेस का आपका फर्दर डिवीजन होके ये 3 पेयर ऑफ सिलोमिक कैविटीज़ में डिवाइड हो गए। सो दीज 2 पाउचेस डिवाइडेड एंड रिजल्टेड इनटू 3 पेयर्स ऑफ सिलोमिक कैविटीज़, ठीक है। तो ये जो 3 पेयर है आपके दोनों साइड होंगे, ठीक है, इधर भी होंगे इधर भी होंगे। तो इन 3 पेयर में आपका एक था प्रोटोसील, एक आपका मीजोसील और एक आपका है मेटासील, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी प्रोटोसिलोमेट्स में हो रही थी, मतलब जिनमें आपका सिलोम का फॉर्मेशन शुरू ही हुआ था, तो उनमें ये सब चीज़ें हो रही थी। फिर क्या हुआ, आपका जो प्रोटोसील है इसका भी आपका लॉस हो गया, ठीक है। जो एंटीरियर पाउच है इसको हम एंटीरियर पाउच भी बोल रहे हैं क्योंकि सबसे आगे था आपका, तो इसका लॉस हो गया। देन जो मीजोसील था ये आपका लेटरल साइड में जो थे 2, ठीक है, तो इसका भी लॉस हो गया, ये भी लॉस हो गया आपका लेटरल वाले का। बचा आपका मेटासील आपका पोस्टीरियर वाला पार्ट है,
तो ये दोनों आपके लॉस हो गए, और इनके लॉस होने की वजह से आपका एक अनसेगमेंटेड सिलोमेट बन गया, ठीक है, क्योंकि अभी तक सेगमेंट फॉर्मेशन हुआ नहीं, अनसेगमेंटेड सिलोमेट्स बन गए, जैसे मोलस्कस होता है ना, तो उनका फॉर्मेशन हो गया। फिर क्या हुआ, इस मेटासील जो है, ये आपका पोस्टीरियर पाउच जो है, इसमें आपके फर्दर सेगमेंटेशन हुआ, और इस सेगमेंटेशन की वजह से आपके सेगमेंटेड एनालिडा का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, समझ गए। तो 4 पाउच थे, 4 में से 2 का डिवीजन हो रहा, 2 के डिवीजन की वजह से 3 पेयर ऑफ सिलोमिक कैविटी बनी, उसमें प्रोटोसील मीजोसील जो थी लेटरल वाली, ये वाली और ये वाली, इनका लॉस हो गया, और बची आपकी मेटासील। तो इनके लॉस हो गया, और मेटासील बनने के बाद आपका जो ऑर्गेनिज्म था वो अनसेगमेंटेड था, फिर मेटासील में फर्दर डिवीजन हुआ, और इसी में सेगमेंट होने की वजह से आपका एनालिड्स का फॉर्मेशन हो गया। तो यही आप लिख लो कि लॉस ऑफ प्रोटोसील, ठीक है, प्रोटोसील मतलब एंटीरियर पाउच, मैं आपको बार बार नहीं लिखूंगा, एंड मीजोसील, मीजोसील आपके लेटरल पाउच है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अनसेगमेंटेड सिलोमेट्स। ठीक है भाई, तो अनसेगमेंटेड सिलोमेट्स का फॉर्मेशन हो गया, या आप यहाँ पे एग्जांपल में लिख सकते हो मोलस्कस। ठीक है, एंड फिर एक पॉइंट और लिख सकते हो कि लेटर सब डिवीजन, एक मिनट में इसको ऊपर कर देता हूँ, लेटर सब डिवीजन ऑफ मेटासील, ये पोस्टीरियर वाला, पोस्टीरियर पाउच प्रोड्यूसेस सेगमेंटेड एनालिड। ठीक है भाई, तो सेगमेंटेड एनालिड का फॉर्मेशन इस तरह से आपका हो गया। सो ये थ्योरी थी आपकी साइक्लोमैरिज्म थ्योरी। तो साइक्लोमैरिज्म थ्योरी भी मैंने आपको बता दिया, तो सारी थ्योरीज आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर नहीं हुई तो दोबारा से इसको रिपीट कर लेना, थोड़ी सी 1-2 कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, बट सिंपल वे में मैंने आपको बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो एक सिग्निफिकेंस और बता देता हूँ 3-4 पॉइंट में मैं आपको। तो इतना पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस, तो अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो 2-3 पॉइंट में सिग्निफिकेंस आप बता सकते हो कि एक तो आपका इफेक्टिव लोकोमोशन आपका हो जाता है मेटामेरिज्म की वजह से, जो मैंने आपको पूरा समझाया। दूसरा आप बोल सकते हो कि जो फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हो रहा है उसकी वजह से बरोइंग वगैरह में, ठीक है, और जो आपका बॉडी का अनडिलेटेड मूवमेंट है उन सब में हेल्प हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो। और तीसरा आप बोल सकते हो कि जो डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन हो रहा है, जो सेगमेंट्स है, जैसे क्लाइटेलम है जो रिप्रोडक्शन में आपका हेल्प करता है, और रीजनल स्पेसिफिकेशन जो बॉडी में आपकी फॉर्म हो रही है, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट होंगे ना, तो स्पेसिफिकेशन हो जाएगा सेगमेंटेशन होने की वजह से। सो ये 3 पॉइंट आप सिग्निफिकेंस में लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट तो लिख लो कि प्रोवाइड इफेक्टिव लोकोमोटरी मैकेनिज्म थ्रू कोऑर्डिनेशन ऑफ सेगमेंट्स। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि फ्लूइड फील्ड कंपार्टमेंट्स, फ्लूइड फील्ड कंपार्टमेंट्स प्रोवाइड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन फॉर बरोइंग। ठीक है भाई, बरोइंग में मैंने बोला ना, गड्ढा करना मिट्टी में कोई आसान तो है नहीं, इसके पास कोई बोन वोन तो है नहीं, बट ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ही आपका वो एबल होता है बोरोइंग करने में। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि इट अलाउज द डिवीजन ऑफ लेबर, अलाउज द डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर को अलाउ कर रहा है। जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हो कि जो क्लाइटेलम है, क्लाइटेलम जो है अभी हम पढ़ेंगे उसमें, जो अर्थवॉर्म पढ़ेंगे, तो उसमें क्लाइटेलम जो आपका वो रिप्रोडक्शन वगैरह में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से मतलब एक पर्टिकुलर सेगमेंट एक पर्टिकुलर चीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दैट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब पर्टिकुलर सेगमेंट जो है वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सो क्लाइटेलम हो गया या स्पर्म थीका हो गया, स्पर्म थीका। सो दीज आर हेल्पफुल इन रिप्रोडक्शन। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपका डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, समझिए।